So, Jai Hind everyone. Welcome back to the Patriotic IS. Let us start our daily current affairs. Okay. So we have three persons who are going for this. This will be the first class for them. So it will be a bit slower. We will be discussing the basic concept as well. Okay. English हिंदी का mix चलेगा ना? ठीक है. तो before entering into the discussion, let's discuss what are the topic that we will be discussing that is relevant for the UPSC one by one. The first topic that we will be discussing on the front page कि Bangladesh flood not due to the Tripura dam. तो अभी बांग्लादेश का जो चेंज इन द रेजिम हुआ है, तो अब तो पहले हमारी सपोर्टिंग गवर्नमेंट थी, अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंटी का टिंज जो आ रहा है वो आ रहा है. तो अब हर चीज़ को लेके हमें सफाई देना पड़ेगा. त्रिपुरा तीस्ता को लेके अभी वी आर फाइटिंग. नाउ द फ्लड सिचुएशन है. फ्लड सिचुएशन मानसून में वैसे भी नेचुरल फ्लड आता है, लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश का है कि जो त्रिपुरा से अभी एक फ्लड कंडीशन बना है बांग्लादेश में, उसको लेके दे आर एक्यूजिंग इंडिया. तो उस पर देखेंगे कि क्या फ्लड कंडीशन है, किस रिवर से हो रहा है. ओके. देन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग द IIA finds the novel way to explore the sun's secret by studying the solar magnetic field. सन्स के कई लेयर्स हैं जिसका अभी हमें कुछ नहीं पता है. सबसे ज़्यादा दिक्कत उसका है कि जो उनका कोरोना बनता है, कोरोना का टेम्परेचर इज वेरी हाई. ओके. उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, जैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वैसे सन का भी सेम मैग्नेटिक फील्ड है. तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट द व्हाट इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन एंड द न्यू अपडेट अबाउट दैट. तो ये GS पेपर 3 साइंस एंड टेक का पार्ट होगा. आफ्टर दैट मोदी जी का अभी यूक्रेन एंड पोलैंड का विजिट चल रहा है, तो व्हाट द न्यू डेवलपमेंट इन द रिलेशन उसको देखेंगे. अभी हमने इम्प्रूव किया है पोलैंड के साथ, जो हमारा रिलेशन था वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ हम लोग जा रहे हैं. ओके. क्या हमारे साथ बीच बीच में हमारा जो इश्यू आता है, व्हाट आर द मेन area where we are facing the issue, we will be discussing that as well. तो ये पार्ट होगा GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन का. आफ्टर दैट we will be discussing that the railway runs 900 to the प्रयागराज. प्रयागराज जब भी कुंभ का मेला होता है, तो we will be just going for the historical part, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, that is the simple. Okay. Then we will be going for the EC deploy the 400 ऑब्जर्वर. तो ऑब्जर्वर का कहाँ से पावर आता है और इलेक्शन कमीशन का कितना पावर है, वी विल बी डिस्कसिंग द बेसिक अबाउट दैट. दैट विल बी पार्ट ऑफ GS पेपर 2 पॉलिटी. ओके. देन वी विल बी गोइंग फॉर द डिस्कसिंग द ग्लेशियर लेक. तो आजकल ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज एज वेल एज द ह्यूमन एक्टिविटीज जो हम इंटरवीन कर रहे हैं डिफरेंट एरिया ऑफ द जोग्राफी, वहाँ पे न्यू फॉर्मेशन आ रहा है. पहले ये नेचुरल फॉर्मेशन है, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन है दैट इज इंक्रीजिंग, एंड उसके कारण जो डिजास्टर के कंडीशन है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो वो हम देखेंगे, क्योंकि अभी कई डैम, अभी हमने देखा कि सिक्किम में एक डैम को पूरा का पूरा फ्लश कर दिया ड्यू टू द ये ग्लेशियर लेक जो होता है बाय दैट. तो ये ज्योग्राफी का होगा, लेकिन दैट विल बी पार्ट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट GS पेपर 3 एज वेल एज इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज GS पेपर 3. Then we will be discussing that the vaccine derived polio. अभी हम देख रहे थे कि इंडिया से पोलियो को इरेडिकेट कर दिया था, लेकिन रिसेंट केस है, और रिसेंट केस है कि वैक्सीन के कारण हो रहा है. ऑलरेडी हमने इरेडिकेट कर दिया, फिर भी एज ए प्रिकॉशन होता है ना कि प्रिकॉशन के थ्रू हम अभी भी दे रहे थे, लेकिन उसके कारण जो वैक्सीन ही दिया, और वैक्सीन डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसको कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक बार और मैं रिवाइज करूंगा. दैट विल बी पार्ट ऑफ बेसिक साइंस GS पेपर 3. एंड इन द लास्ट वी विल बी डिस्कसिंग द डिफरेंट इसरो प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी हम लोग प्रोजेक्ट इसरो ने जैसे चंद्रयान का किया है, सोलर प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोग्राम को एक बार ब्रीफ में देखेंगे. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज. जो फ्रंट पेज है, बांग्लादेश में फ्लड का कंडीशन है. बांग्लादेश एंड इसके साथ जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है, कौन कौन है, मैप निकालिए आप लोग. या राइट. एक बार मैप में लोकेट कर लेते हैं. यू आर राइट. टोटल नंबर ऑफ जो हमारा शेयरिंग है विद द बांग्लादेश रिवर्स दैट इज 56. नहीं. ओके. लॉट ऑफ जो रिवर्स ट्रिब्यूटरीज हैं वो बांग्लादेश के साथ हम
शेयर कर रहे हैं और इसके कारण डिस्प्यूट है। अभी जो मेन डिस्प्यूट अभी चल रहा है तीस्ता को लेके आ रहा है, और दूसरा जो अभी है ये त्रिपुरा से जो रिवर आ रही है गोमती, उसको लेके आ रहा है। लोकेट किया। अब यहाँ पे नियर अबाउट 45 कॉमन जो है हमारे पास रिवर्स है, दैट इज विद यस शेयरिंग विद द बांग्लादेश। ये नोट कीजिएगा, एक बार यूपीएससी में पूछा भी था। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द तीस्ता? तीस्ता बहुत डिबेट में है, तो उसका ओरिजिन और ये सब पता होना चाहिए। कल डिस्कस किया था, क्या है ओरिजिन? कंचनजंगा, कंचनजंगा, एंड इट इज द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा और द ब्रह्मपुत्र। कल भी इसको डिस्कस किया था, ब्रह्मपुत्र का है, मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है। वहां पे शेयरिंग का जो डिबेट चल रहा है कि इंडिया, खासकर वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है वो विरोध कर रही है, इंडियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रेडी है। शेयरिंग का ये है कि अभी जितना रिजर्वायर है, जितना भी डैम है हम बना रहे हैं, बांग्लादेश को इस पे कहीं ना कहीं होता है कि दिस इज द इनजस्टिस फॉर द आवर फार्मर्स। उनका जब भी ड्रॉट का कंडीशन होता है वो कहते हैं कि तीस्ता का वाटर आप फ्री फ्लो नहीं होने देते हैं। नॉर्मल इंटरनेशनल जो एक एग्रीमेंट है उसके अनुसार जो अपेरियन कंट्री होता है और जो डाउन रिपेरियन कंट्री जो होते हैं, जो ऊपर वाला कंट्री होता है और जो नीचे वाला कंट्री होता है, ऊपर वाले कंट्री को बिना पूछे आपको कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन structure or the any infrastructure you don't have to create that obstruct the free flow of the water. रनिंग वाटर से आप बना सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी रन ऑफ वाटर पे बना रहे हैं दैट इज द अलाउड, बट आप डैम बना के फिर इसको डाइवर्ट कर रहे हैं कनाल बना के, दैट इज ऑलवेज ऑब्जेक्टेड बाय द डाउन स्ट्रीम कंट्री। जैसे ब्रह्मपुत्र का जब भी चाइना बनाता है इंडिया उसका विरोध करता है, हम अगर कहीं पे भी इंडस में बनाते हैं पाकिस्तान विरोध करता है। तो इसीलिए हमारे पास ट्रीटी है, इंडस के लिए ट्रीटी है, लेकिन बांग्लादेश के साथ जो गंगा हम शेयर कर रहे हैं उसके लिए ट्रीटी है, लेकिन तीस्ता के लिए अभी ट्रीटी नहीं है, उसी को लेकर डिबेट हो रहा है। अभी जब भी गवर्नमेंट अभी फॉल हुई है, न्यू गवर्नमेंट आई है, वो भी यही कह रही है कि पहले तीस्ता वाला जो एग्रीमेंट है उसको आप फाइनल कीजिए। क्लियर हो रहा है ये चीजें? जो यहाँ पे फ्लड का कंडीशन है दैट इज ड्यू टू द गोमती रिवर ऑफ द त्रिपुरा। ठीक है, ये गोमती ये यूपी वाला नहीं है, दैट इज द गुमती, कहीं इसमें दिया हुआ है दैट इज द गुमती रिवर। गुमती रिवर एंड डम्बू जो है दैट इज द डैम। क्लियर हो रहा है ये किस बात को लेकर डिबेट चलना है? दैट इज द मेन एरिया ऑफ द डिस्कशन। इंडिया ने कहा है कि जब भी मानसून आएगा नेचुरल फ्लो होता है, हम ऐसा नहीं है कि अभी वाटर छोड़ रहे हैं। बांग्लादेश कह रहा है कि आपने वाटर रोक के रखा था, सडनली आपने छोड़ा है तो फ्लड आया है। इंडिया का यह है कि ऑलरेडी मानसून का टाइम है, बारिश ज्यादा हो रहा है, वो नेचुरल रेन वाटर है, नॉट द डैम कलेक्टेड वाटर। चीजें क्लियर हो रही है? व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ द डिस्प्यूट दैट इज वी आर डिस्कसिंग हियर। तो आपको ये याद रखना है कि डुम्बूर जो है दैट इज द डैम and the river that is associated with it is the Gomti river. Total number of the river that we are sharing with the Bangladesh is the 54. These are the things that you can use into the state PCS. जो डिबेट चल रहा है वो आप मेंस में यूज कर सकते हैं कि व्हाट इज द मेन वन ऑफ द इश्यू विद द बांग्लादेश इज द शेयरिंग ऑफ द रिवर वाटर। एक पॉइंट यू कैन यूज। यहाँ पे डॉक्टर के साथ जो कंटिन्यूअसली चल रहा है वो हम लोग कल भी डिस्कस किए थे कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आके इंटरवीन कर रहा है, और जब भी कोई 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, हमने क्या पढ़ा था, व्हाट आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट? 3 है और तीनों का सेपरेट डोमेन है कि हियर यू हैव टू वर्क। जब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन में इंटरफेयर करता है तो क्या कहते हैं उसको? कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस पे। देयर आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, होता है ना, एक एग्जीक्यूटिव हो गया, दूसरा लेजिस्लेचर हो गया, एंड तीसरा हो गया जुडिशरी। यही हुआ ना? तीनों के अलग अलग डोमेन है, तीनों को अलग अलग एरिया में वर्क करना है। जुडिशरी का काम है कि उनको जितने भी लॉ है पढ़े और उस पर जजमेंट दे। दूसरा जो लेजिस्लेचर है उसका काम क्या है? लॉ बनाए, पॉलिसी बनाए, दैट इज द मेन थिंग। और एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? टू डू द इम्प्लीमेंटेशन। अब जुडिशरी यहाँ क्या कर रहा है? वो डॉक्टर्स के प्रति सेफ्टी का लॉ होना चाहिए, उस पर ये अपना कमेटी बैठा दी है, टास्क फोर्स का बैठाया है। तो कहीं ना कहीं ये काम तो लेजिस्लेचर का है ना कि क्या पॉलिसी बनाना है। यू डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी को कुछ नहीं करना है। तो जुडिशरी कूद के इसमें आ गया, लेजिस्लेचर के डोमेन में आ गया।
अगर पॉलिसी करके इंप्लीमेंटेशन की बात करेगा तो कहीं ना कहीं वो एग्जीक्यूटिव के डोमेन में कूद रहा है, ठीक है। तो यहां पे कहते हैं एक्टिविज्म, इसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म तभी तक सही होता है जब तक लेजिटिमेसी आम जनता में बनी रहे, हमको अच्छा लगे। अभी मेडिकल का जो अभी रेप केस है और उसके बाद मर्डर केस है, सभी आम जनता को लग रहा है कि डॉक्टर्स आर नॉट सेफ, आम जनता सेफ नहीं है, तो हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन कभी कभी इनका डिसीजन ऐसे होता है जो आम जनता को अच्छा नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में इन्होंने डीजल की जितनी भी व्हीकल थी उसको बैन कर दिया था। तो वहां पे जुडिशरी दे आर द एलिट पीपल, एलिट पीपल ही तो जाते हैं जुडिशरी में, जज, आम जनता तो जाती नहीं। आप कभी भी जाइएगा, नेता आपको आम मिल जाएगा, लीडर आपको आम मिल जाएगा, लेकिन जजेस आर नेवर कॉमन पर्सन। आप खुद को देखिएगा, आपने कभी ना कभी किसी न किसी एमएलए से मिला होगा या एमपी से मिला होगा, लेकिन आप कभी भी हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज से नहीं मिले होंगे। दे आर नॉट गोइंग विद द कॉमन पीपल, उनका हमेशा एलिट स्टैंडर्ड होता है। ये चीजें एक डिबेट की बात है। आर यू गेटिंग ना? यहां पे जब जुडिशरी अगर डीजल बैन करता है, डीजल व्हीकल जितनी भी है कि 15 साल या 10 साल से पुरानी है, तो वहां पे लाइवलीहुड का ऑप्शन आता है ना। जो गरीब आदमी है वो तुरंत तो गाड़ी खरीद नहीं पाएगा, जो 10 साल से गाड़ी खरीद के चला रहा है, हाउ ही कैन चेंज हिज व्हीकल, इसको लेके काफी विरोध चल रहा था। और बाद में थोड़ा सा उनको शिफ्ट करना पड़ा था जो डेट था। क्लियर हो रहा है? तो जब जुडिशियल एक्टिविज्म होता है और जब लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती है तो उसको जुडिशियल ओवररीच कहते हैं। सेम एक्टिविटी है, वो कूद के दूसरे डोमेन में काम कर रहा है। एक्टिविज्म जहां पे एक्सेप्टेबिलिटी है, जहां लेजिटिमेसी है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, आम जनता एक्सेप्ट कर रहा है। ये चीजें क्लियर हो रही हैं। व्हाट इज द जुडिशियल एक्टिविज्म एंड व्हाट इज द जुडिशियल ओवररीच? जुडिशियल ओवररीच हो गया ना, जहां पे एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बन रही। नॉर्मल जो एक्टिविज्म होता है वो जुडिशरी का होता है। क्यों होता है? देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्टिकल दैट गिव्स द पावर टू द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज द आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 कहता है कि जो जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा दैट विल बी लाइक द लॉ होगा, और ये बना देता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया इज द मोस्ट पावरफुल कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, because here whatever they are making that is turning into the law as well। और उसको इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए पूरी जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव की होती है, उसको इम्प्लीमेंट कराना है। तो कहीं ना कहीं वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भी घुस जाते हैं और कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर के भी एरिया में घुस जाते हैं। क्लियर हो रही है? कभी भी लेजिस्लेचर इनके एरिया में नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि ऐसा थोड़े कि कोर्ट में जाके उन केस का हियरिंग स्टार्ट कर दे, नहीं करेंगे ना। मिनिस्टर कभी जाके कोर्ट के में इंटरफेयर नहीं कर सकता, हमेशा जुडिशियल ही इंटरफेरेंस होता है। ये हमेशा नॉर्मली इंडिया के केस में अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमारी जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है कहीं ना कहीं कई बार मैल फंक्शनिंग हो जाती है, जैसे कि कोलिशन गवर्नमेंट आ जाती है, या कई बार होता है पॉलिटिशियन जो होता है वो अपने वोट बैंक के चक्कर में अच्छे डिसीजन नहीं लेता है। जुडिशरी को तो हमेशा वोट मांगने जाना नहीं है, हमेशा किसको जाना है? फॉर द गेटिंग द वोट और द गेटिंग द इलेक्शन, वो तो हमेशा लेजिस्लेचर होगा या एग्जीक्यूटिव होगा। इसीलिए कई बार ये अच्छा भी माना जाता है। 1980 के आसपास जस्टिस पीएम भगवती थे चीफ जस्टिस, उस समय से ये स्टार्ट हुआ था जुडिशियल एक्टिविज्म, और उसी समय जस्टिस अय्यर थे। उन लोगों ने काफी पॉजिटिव डिसीजन लिया था कई एरिया में, जैसे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा था जेल में, तो उसको उन लोगों ने इंप्रूव करवाया था, एक्सेप्टेबिलिटी थी। लेकिन बीच बीच में कई बार जो जुडिशरी होता है काफी ऐसे पावर को इंक्रोच करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली देयर वाज द पॉलिसी फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने एक ऑर्डर दिया कि हाईवे के किनारे जो ये एल्कोहल शॉप होंगे वो नहीं आप खोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेके था कि ये तो पॉलिसी का डिसीजन मेकिंग है, आपको तो लेजिस्लेचर को बनाना था, आप कैसे कर दिए? क्योंकि सडनली हम एकदम पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई बार काफी अच्छे जजमेंट आए हैं, जैसे आपने सुना होगा विशाखा गाइडलाइन, द पॉलिसी एंड द गाइडलाइन विद रिस्पेक्ट टू द वुमेन्स प्रोटेक्शन एट द वर्क प्लेस। ठीक था, पहले नियर अबाउट 1997 में ये ऑर्डर आया था, और उस समय भी लॉ नहीं था। 2013 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया है। नियर अबाउट 17 ईयर्स देयर वाज द लैकुना, गैप था, और उसको जुडिशरी की जो गाइडलाइन थी उन्होंने फिलअप किया था। तो ऐसे ऐसे बहुत से जजमेंट है जो अच्छे हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए देयर शुड बी द सेपरेशन ऑफ द पावर। अगर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा, देयर विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पावर। अगर एक ही ऑर्गन को हम पावर दे दें तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके टीरनी में कन्वर्ट हो जाता है। ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट वो या ऑथोरिटेरियन ऑर्गन कहीं ना कहीं वो पावर को कैप्चर करता है। क्लियर हो रहा है ये चीजें? तो ये जितना अप्रिसिएट हो रहा है, अगर मेंस में कभी लिखने को आता है, यू हैव टू गिव द ऑल द व्यू। आपको केवल अच्छा तो लग रहा है अभी कि जुडिशरी इंटरफेयर कर रहा है, लेकिन आपको 100% ये नहीं लिखना है कि दैट इज गुड। अगर आता है कि जुडिशरी ने जो टास्क फोर्स बनाया है या इसके ऊपर जो पॉलिसी की बात कर रहा है कहाँ तक सही है, तो आपको लिखना है ठीक है अभी जो लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव है दे आर नॉट वर्किंग, इज दैट इन दैट कंडीशन दिस इज गुड। लेकिन जहां पे अगर एक्टिव लेजिस्लेचर हो, एक्टिव एग्जीक्यूटिव हो, ऐसे केस में सेपरेशन ऑफ पावर शुड बी फॉलोड बिकॉज दिस इज गुड फॉर द हेल्दी। सेपरेशन ऑफ पावर जहां पे ब्रीच होता है, देयर विल बी द ब्रीच ऑफ द डेमोक्रेसी इटसेल्फ। क्लियर हो रहा है क्यों सेपरेशन ऑफ पावर हम लोगों ने रखा है? किसने ये थ्योरी दिया था सेपरेशन ऑफ पावर का? डाइसी ने तो रूल ऑफ लॉ का दिया था, मॉन्टेग ने दिया था। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में, बट यू शुड बी नोइंग ऑल दिस थिंग। यहाँ पे हम लोग पिजन को ये दाना वाना देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इससे जो आस्थमा टाइप की बीमारी होते हैं ना, रेस्पिरेटरी डिजीज, वो काफी होने का चांसेज होता है। दिस इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। तो आप लोग भी कभी कबूतर को या पिजन को दाना जाके खिलाते हो, दिस इज नॉट हेल्दी। उसके आप बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट में होते हैं तो वो दैट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। नेक्स्ट न्यूज, ये तो पॉलिटिकल न्यूज चल रहा है, दैट इज विद द अलायंस, वी विल बी इग्नोरिंग दैट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम ले रहे हैं दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सन। उसका हम स्टडी करने जा रहे हैं। एंड टेलीस्कोप जो लगाया दैट इज द टावर टनल टेलीस्कोप, दैट इज इन द कोडाइकनाल। कहाँ है कोडाइकनाल? केरला में है कि तमिलनाडु में है? काफी, आई थिंक दिस इज इन द ऊटी डिस्ट्रिक्ट, और ऊटी डिस्ट्रिक्ट कोडाइकनाल तमिलनाडु में ही आई थिंक है ये, ठीक है ना? ऊटी है, ऊटी के बगल में कोडाइकनाल है, वहीं से पास है। तो कोडाइकनाल काफी अच्छा हिल स्टेशन है वहाँ का। जैसे हमारे वहाँ मनाली हम लोग जाते हैं ना, साउथ में कोडाइकनाल इज लाइक द मनाली। वहाँ का सबसे फेमस हिल स्टेशन ऊटी के बाद कोडाइकनाल है। कई बार लोग कहते हैं कि दिस इज बेटर देन द ऊटी इटसेल्फ। ओके, तो दैट इज द मेन थिंग। वहाँ पे टेलीस्कोप है। यहाँ पे हम मेन जो हमारा स्टडी चल रहा है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट स्फीयर ऑफ द सन। सन का जो मेन स्फीयर है और जहाँ पे मेन हमारा डिबेट चल रहा है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द कोरोना। कोरोना एक कोविड-19 वाला नहीं है, ये कोरोना एक लेयर है। जैसे हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, नॉर्मली क्या होना चाहिए? नॉर्मली आप कोर में जाते हैं तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, ऊपर आते हैं तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, क्योंकि जो हीट आता है दैट इज ड्यू टू द फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन है ना हीलियम का एंड हाइड्रोजन का, तो दैट इज टेकिंग प्लेस इनटू द कोर, तो वहीं पे एनर्जी रिलीज हो रहा है। बट द मोस्ट जो हाईएस्ट टेम्परेचर है दैट इज ऑन द कोरोना। जो हमें सन का लेयर दिखता है ना, वो कोरोना दिखता है। जब सूर्य ग्रहण देखा है तो ऊपर से एक और ये बन के आता है ऑरा, दैट इज द कोरोना, वही कोरोना है। उसका टेम्परेचर देखिए, ये नॉर्मल फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है, 4000 से 10,000 सेंटीग्रेड है। यहाँ पे 1 लाख से भी ज्यादा सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। कैन यू इमेजिन? 100 डिग्री टेम्परेचर पे पानी बॉयल होने लगता है, हम लोग चाय बनाते हैं। यहाँ पे 1 लाख डिग्री टेम्परेचर, बट वी डोंट नो व्हाई देयर इज द सच ए हाई टेम्परेचर। अभी कुछ नहीं पता, सीक्रेट है अभी भी। जो साइंस अभी तक कह रहा है कि यहाँ से जो रेडिएशन होता है, जैसे फोटान होता है, फोटान सन से निकला, जब हमारे को टच करता है तो एनर्जी रिलीज होता है। ये कह रहे हैं कि जो इनका मेन एनर्जी रिलीज होता है इस लेयर पे रिलीज हो रहा है। क्यों हो रहा है दे डोंट नो, उसी का हम अभी रिसर्च कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? कोरोना का हाईएस्ट टेम्परेचर है, ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज ऑलवेज ए पॉइंट ऑफ डिबेट। जो हम टेलीस्कोप बना रहे हैं दैट इज द टावर टनल टेलीस्कोप, इसको नोट डाउन कर लीजिए। दैट इज द फॉर द स्टडी ऑफ द डिफरेंट लेयर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्यों एराइज होता है? व्हाट इज द रीजन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? मूवमेंट, और कहीं ना कहीं
इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्रिएट होगा दैट विल रिजल्ट इनटू द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल, द सेम कंडीशन इज हियर एज वेल। इसी के कारण डिफरेंट हम देखते हैं ना, सोलर स्टॉर्म आता है, हम लोग अभी पढ़ेंगे, जब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे नॉर्थ एंड साउथ पोल पे एक बड़ी ही खूबसूरत तरीके का एमिशन होता है, कलर्ड लाइट, उसको ऑरोरा कहते हैं। जो हमारे नॉर्दर्न पोल पे होता है दैट इज द बोरियन ऑरोरा, एंड जो ओके, तो टू टाइप ऑफ द ऑरोरा वो आप पढ़ेंगे, दैट इज द चार्ज पार्टिकल, दे आर इंटरेक्टिंग विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एंड दैट्स रिजल्ट इनटू द दिस। आप लोग वॉन एलन बेल्ट भी पढ़ा होगा, दैट इज ऑन द इक्वेटर, वो भी इट इज ऑल्सो ड्यू टू द दिस चार्ज पार्टिकल ऑफ द सन। ये दो कॉन्सेप्ट यू शुड बी नोइंग। ज्योग्राफी में यू विल बी स्टडिंग ऑल दिस थिंग। नेक्स्ट न्यूज है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल रिलेशन। एक तो पोलैंड के साथ हमारा जो है हमने इंप्रूव करके स्ट्रेटेजिक रिलेशन एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर लिया है। व्हाट इज मीन बाय द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? नॉर्मल पार्टनरशिप क्या होता है? नॉर्मल किसी भी कंट्री के साथ हम ट्रेड रिलेशन कर सकते हैं, हमारा माइग्रेशन पॉलिसी हो सकता है, हमारे लोग वहां जा सकते हैं और उनके लोग यहाँ आ सकते हैं। नॉर्मल हम कुछ ऐसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं टेक्नोलॉजी, लेकिन जब डिफेंस और सिक्योरिटी की बात होती है दैट इज वेरी स्पेशल एंड वी डू एंड शेयर ओनली विद द सम ऑफ द स्पेशल पार्टनर, दे आर नोन एज द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और उसमें कितना डीपर हम जा रहे हैं, किस लेवल का टेक्नोलॉजी हम शेयर कर रहे हैं। नॉर्मल हमारे पास डिफरेंट लेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी है, जैसे कि डिफेंस में वी हैव द वेरी स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी, वो हम किसी के साथ जल्दी शेयर नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है तभी शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमने पोलैंड के साथ कहीं ना कहीं अब वी आर एंटरिंग इनटू द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड दैट्स मीन्स जो हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज होंगे, डिफेंस एक्टिविटीज, उसमें हम प्रॉपर पार्टिसिपेशन करेंगे, एक्सचेंज ऑफ द स्किल, एक्सचेंज ऑफ द मैन पावर। जैसे होता है ना, हम लोग देखते होंगे कि डिफरेंट एक्सरसाइज हम लोग करते रहते हैं कि वो हमारे डिफरेंट डिफेंस टूल्स है उसको सीखते हैं, हम उनको सीखते हैं, क्योंकि पार्टनर है, कभी लड़ाई हुआ तो उनका टूल्स हमें यूज करना है, हमारे टूल उनको यूज करना है। जैसे होता है ना कि आपके दो पड़ोसी हैं, एक ही अगल बगल रखते हैं, किसी के पास मारुति सुजुकी है और किसी के पास स्कॉर्पियो है, तो एक आदमी को सुजुकी चलाना आता है, एक को स्कॉर्पियो चलाना आता है, लेकिन सडनली अगर जरूरत हुआ तो एक दूसरे को जानना पड़ता है ना कि कभी एक पड़ोसी नहीं हुआ तो उसका गाड़ी वो चलाए। तो इसीलिए हम एक्सरसाइज नॉर्मली करते हैं टू नो द टूल्स एंड नो हाउ ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट्स ऑफ द ईच अदर। ये क्लियर हो रहा है हियर? तो यहाँ पे आप एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है इनका नाम है डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड ट्रंप अभी काफी न्यूज में, डोनाल्ड टस्क ये है, दिस इज फ्रॉम द पोलैंड। नॉर्मल हम और सब एरिया किसी से भी करते हैं, क्लाइमेट हुआ एंड अदर एरिया, लेकिन कहीं ना कहीं व्हेनेवर वी आर गोइंग इनटू द डिफेंस एंड सिक्योरिटी एरिया ओनली इन द केस ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और यहाँ पे भी डिबेट है, इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो काफी इंक्रीज हो रहा है, हम जिसके साथ देख रहे हैं उसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म ये आता है कि आप 50 लोगों को अपना खास दोस्त बना लेते हैं, लेकिन अब लड़ाई हुआ तो कौन आएगा? आप सोचेंगे कि आप जाके यूएस के भी साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं, आप जाके रसा के भी साथ कर रहे हैं, और रसा और यूएस एक दूसरे के दुश्मन है। जैसे क्लियरिटी नहीं है ना, आप कहीं ना कहीं चीजों को वेग बना रहे हैं, कंफ्यूज करते हैं। अब युद्ध हुआ, जैसे पहले था कि जब हमारे पास कम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी तो वहां पे क्लियरिटी थी। फॉर एग्जांपल 1971 वार था पाकिस्तान के साथ, क्लियर कट जब यूएस हमारे खिलाफ आके अपना शिप, नवल शिप लगा के रखा था बे ऑफ बंगाल में, तो बैक साइड से रस्सा भी लाके लगा दिया, पार कर दिया कि आप अटैक करेंगे तो हम भी अटैक करेंगे। तो उस समय हमारे पास क्लियरिटी थी, कुछ ही सुपर पावर के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था। अब हाँ, उस समय तो वर्ल्ड वार के थ्रू, कोल्ड वार के थ्रू वी वर, हाँ, ड्यू टू द कोल्ड वार हमारा पोलराइजेशन था, वन वाज लेड बाय द यूएस एंड अदर वाज लेड बाय द रशिया, यूएसएसआर जो था, ठीक है ना। तो अभी हमारा नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अगर इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि ठीक है हमारे दोस्त ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन दिक्कत है कि जब लड़ाई होगा तो कौन असली दोस्त साथ देने आएगा? वो सोचेगा वो साथ देने आएगा, वो सोचेगा वो साथ देने आएगा। दैट इज ऑल्सो वेग, यू आर क्रिएटिंग द वेग पिक्चर ऑफ द थिंग। तो कहीं ना कहीं इसको क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है कि आप हर दोस्त को, अब पोलैंड से हमें क्या लेना है? पोलैंड को भी हमने कर दिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर, क्या मतलब होता है? पोलैंड से ज्यादा हमारा कुछ ऐसे भी नहीं है, उतना रिलेशन नहीं है, उन पर डिपेंडेंसी नहीं है। नॉर्मल हम ट्रेड करते हैं, ग्रेन में करते हैं, फूड ग्रेन्स में करते हैं, सीरियल्स में करते हैं, लेकिन अगर आप रसा के साथ करते हैं वहां समझ में आता है, यूक्रेन के भी साथ समझ में आता है। यूक्रेन के साथ इसलिए समझ में आता है क्योंकि यूक्रेन वॉज पार्ट ऑफ द यूएसएसआर, ठीक है ना।
जब यूक्रेन और उसका सेंटर था, मैक्सिमम जो न्यूक्लियर वेपन थे यूएसएसआर का वो रशिया और यूक्रेन में दोनों में थे। अभी ये युद्ध में मेन मोरल डिलेमा क्या आ रहा है, जैसे एथिकल डिलेमा आप एथिक्स में पढ़ेंगे, देयर इज द इन एथिक्स वन पार्ट इज द इंटरनेशनल लेयर पे जो हमारा एथिकल पॉइंट आता है, वहां पे इस चीज का काफी डिस्कस हो रहा है। यूक्रेन पहले यूएसएसआर का पार्ट था और इसके पास न्यूक्लियर वेपन थे। जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ तो यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन था। रशिया ने भी बोला, यूएस ने भी बोला, सारी यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी, सबने कहा कि आप ये जो न्यूक्लियर वेपन है आप रशिया को दे दीजिए और आप पे कभी भी अटैक होगा वी विल बी देयर। आज अटैक हो रहा है, कोई साथ है नहीं, है ना, दे आर फेसिंग। तो यहाँ पे हो रहा है कि एथिकल डिलेमा, जब आप ऐसे करते हैं तो जो जिस आप कंट्रीज को परस्यूट कर रहे हैं कि आप अपना न्यूक्लियर पावर दे दीजिए और हम सपोर्ट करेंगे, दे विल बी डूइंग। ईरान करेगा, ईरान अब बढ़ाएगा ना, या जो नॉर्थ कोरिया अपना न्यूक्लियर पावर में कर रहा है वो छोड़ेगा। आज गेटिंग ना, क्या इंटरनेशनल एरेना में यूक्रेन वार का एथिकल डिलेमा है, क्लियर हो रहा है। जो हो सकता है कि जीएस पेपर 4 में मेंस पे इस पे क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि ये बहुत डिबेट में चल रहा है कि सबने कहा था कि यू शुड गिव अप योर न्यूक्लियर वेपन और जितना भी इसका प्रोग्राम है, और उन्होंने गिव अप कर दिया। आज उनका कहीं ना कहीं दे आर नॉट गेटिंग द सपोर्ट फ्रॉम द एनीवेयर। अभी ट्रम्प आ जाए, ट्रम्प का तो और स्टैंड है कि हम तो कुछ नहीं लेना, हम तो रशिया के साथ खड़े हो जाएंगे। ट्रम्प इज सेइंग दिस डायरेक्टली कि हमें नहीं लेना, हमें भले हम इजराइल के साथ सपोर्ट कर देंगे लेकिन यूक्रेन के साथ सपोर्ट उनका नहीं जा रहा है, रशिया के साथ क्लियर कट सपोर्ट है। दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द मेन डिबेट दैट इज गोइंग ऑन। यहाँ पे इंडिया का क्यों हम क्लोजनेस कर रहे हैं कि जब हम यूएसएसआर के साथ जब रिलेशनशिप था तो हमारा जो वेपन आता था रशिया के साथ भी आता था, यूक्रेन के साथ भी आता था। और इंडिया के साथ दिक्कत ये है कि टेक्नोलॉजी कोई डिफेंस में नहीं देता। आपको वो जेट एरोप्लेन बेच देंगे, आपको मशीन गन बेच देंगे, आपको टैंक बेच देंगे, टेक्नोलॉजी कोई नहीं देता है। टेक्नोलॉजी अभी भी डिपेंडेंस उन्हीं पे है। कोई भी मशीन का पुर्जा खराब होता है हमें उनके कंपनी को बुलाना पड़ता है और वो खुद नहीं बताते हैं, वो आके अपने लोगों को भेज के सही कराते हैं। अब जब वार स्टार्ट हुआ सडनली हमारा डिपेंडेंसी लगा कि उन चीज़ों का प्राइस बढ़ने लगा। जो हमारी डिपेंडेंसी थी, हमें भी तो हमेशा जरूरत होती है क्योंकि हमारा जो दो बॉर्डर पे हमेशा डिस्प्यूट चलता रहता है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे, चाइना के बॉर्डर पे डिस्प्यूट हमेशा है। अब हमने इसको अल्टरनेटिव कहीं और से खरीदना चाहा, सडनली द प्राइस वाज वेरी हाई, इंक्रीज करा दिया, प्राइस एस्केलेशन हुआ। तब हमें समझ में आया कहीं ना कहीं हमें डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी और हमें जो रिलेशन है वो बैलेंस करना पड़ेगा। तो अभी मोदी जी के कभी भी हमने खिलाफ नहीं बोला यूक्रेन के, हम यही बोल रहे हैं कि वॉर इज नॉट गुड। हमने कितना भी रशिया के साथ दोस्ती है, हमने भले यूएन में जाके रशिया के सपोर्ट में वो कर रहे थे, लेकिन बार बार हम ये भी बोल रहे थे कि वॉर इज नॉट सोल्यूशन। मोदी जी बोल रहे थे। इसका मेन रीजन ये था कि जितना इक्विपमेंट्स हमारे पास रशिया से डिपेंडेंसी है, कहीं ना कहीं यूक्रेन के साथ भी डिपेंडेंसी उतनी ही है। और ड्यू टू दैट नाउ वी हैव स्टार्टेड द डाइवर्सिफाइंग और द डिफेंस जो हमारा डील है। तो अभी देखिएगा कि हम बहुत तेजी से फ्रांस, जर्मनी, यूएस, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम बहुत रिसेंटली एग्रीमेंट किए हैं विद द डिफरेंट परचेज ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट एज वेल एज न्यू जो हमारा डील जा रहा है दैट इज फॉर द शेयरिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी एज वेल। हम कह रहे हैं कि कोलैबोरेट करके हम कोई भी चीज डेवलप करेंगे। क्लियर हो रही है ये चीजें। तो दैट्स वाई इसी को बैलेंस करने के लिए मोदी जी को जाना पड़ रहा है। अभी कहते हैं रशिया और उसको बैलेंस करना है तो अभी यूक्रेन ही इज विजिटिंग देयर। चीजें समझ में आ रही है। ये इंटरनेशनल रिलेशन में एक पॉइंट समझ में आएगा ना, अगर मेंस पे ही आंसर बढ़नेगा, प्रीलिम्स में तो जो है वो तो लोकेशन बेस्ड होगा कि कहाँ पे लोकेशन है, वो तो आप मैप देख के क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज विद रिस्पेक्ट टू द कुंभ। नेक्स्ट ईयर कुंभ का होने वाला है और हमने 900 स्पेशल ट्रेन को बढ़ा दिया। इसके पहले जो हुआ था 2019 में वहां पे 500 स्पेशल ट्रेन बढ़ाए थे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द कुंभ, आप लोगों को पता होगा। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जो मिला था वो अमृत, तो उसके 4 जगहों पे गिरे थे और वहीं पे 12 साल पे होता है, क्योंकि वो वाला जो हमारा सोलर वो पर्टिकुलर होता है एक पूरा चक्र जो वो हमेशा 12 साल के बाद आता है। तो इसीलिए हम आफ्टर एवरी 12 ईयर्स वो हम मनाते हैं। 4 जगह कहाँ कहाँ गिरे थे? उज्जैन, वेरी गुड। दीज आर द 4। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये मिथिकल है।
एंशियंट नहीं है, एंशियंट बहुत रिसेंट है। 19वीं सदी में जब अंग्रेज आ गए थे तब से इसका जो मास वहां पे कलेक्शन होता है पिलग्रिमेज का, वो अभी से स्टार्ट हो रहा है। आदि शंकर हाँ, आदि शंकराचार्य ने स्टार्ट करने की कोशिश किया था, लेकिन जो इस लेवल पे अभी जो है कि 30-30 करोड़ लोग जाते हैं, तो वहां पे उनको लगता है कि वो नदी में नहाएंगे, क्या पता अमृत हमें भी मिल जाए थोड़ा सा, तो आई विल बी ये दिक्कत ये है कि इनका बहुत ज्यादा डिजास्टर को लेके अभी चल रहा है, कि जितने भी अभी ये स्टैम्पिड हो रहा है, आप देखिएगा कहीं ना कहीं रिलीजियस प्लेस पे होता है, तो ये आपका कल्चरल सिग्निफिकेंट उतना नहीं है जितना कि एक तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से दिस इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे हमेशा देखिएगा, अभी हाल ही में देखा था कोई महाराज थे, उनके में 120 लोगों का डेथ हुआ था, अभी हाल ही में यूपी में ही कहीं हुआ था, उन्नाव के पास। हाँ, और उसके बाद अभी हमने देखा कि रिसेंटली किसी टेम्पल में हुआ है बिहार के, 5-6 दिन पहले का है ये। तो कहीं ना कहीं स्टैम्पिड का जितना भी होता है, रिलीजियस जितना भी होता है वहां पे कलेक्शन वहीं पे होता है, ठीक है ना। तो हम एकदम चले जाते हैं कि भगवान कुछ ना कुछ दर्शन दे देंगे और डायरेक्ट हम लोग वहीं से भगवान के पास ही चले जाते हैं, तो दैट इज द थिंग। तो हियर इज द थिंग। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट द असेंबली इलेक्शन जो होने जा रहा है हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज द मेन वहीं पे है। हरियाणा में तो अभी देख रहे हैं कि काफी पॉलिटिकल अपहीवल है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में आफ्टर 10 years वी आर गोइंग टू हेल्ड द असेंबली इलेक्शन, ठीक है। हमने उसको कन्वर्ट किया है अभी फ्रॉम द स्टेट टू द यूनियन टेरिटरीज, और काफी डिमांड चल रहा है कि पहले इलेक्शन करवाइए, उसके बाद स्टेटहुड दीजिए। दोनों जगह पे डिमांड चल रहा है, कश्मीर में भी, लद्दाख में भी। व्हाट इज द ऑब्जर्वर? तो यहाँ पे ऑब्जर्वर का क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑब्जर्वर? ऑब्जर्वर का मेन होता है दे ट्राई टू इंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सारे पॉलिटिकल पार्टी से उनका कंसल्टेशन होता है, अगर उनको लगता है कि कोई होता है ना वोटिंग काउंटिंग हो रही है, कुछ वोट अगर काउंट नहीं हुए, या कोई वहाँ का डीएम है जो रिटर्निंग ऑफिसर है किसी के तरफ बायस है, तो दे कैन डायरेक्टली गिव देयर फीडबैक टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर सिर्फ गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉय नहीं होते हैं, कई बार हम इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को भी बुला के इंक्लूड करते हैं। इंडिया का इसीलिए काफी फेमस है कि फेयर एंड इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इसको इंश्योर करते हैं। और इसका एकदम स्पेसिफिक रूप से जो मेंशन है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एक्ट है, उसमें क्लियर कट में मेंशन है। लेकिन ये वाला पावर जो ऑब्जर्वर का है, कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन का हम सुपरिटेंडेंस का जो हम पावर दिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, आल्सो दैट पावर कमिंग फ्रॉम द दैट इटसेल्फ। एक बार देखते हैं कौन कौन से प्रोविजन है फॉर द सुप्रीम कोर्ट, फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन का जो सबसे ज्यादा मेन पावर जहां पे क्लियर कट में दिखाया कि व्हाट विल बी द पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो आर्टिकल 324 से स्टार्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि जो राइट टू वोट है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर और द दिस इज द स्टैट्यूटरी पावर और द दिस इज जस्ट कमिंग फ्रॉम द कन्वेंशन। यस, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, जहां पे साफ साफ यहाँ पे आर्टिकल 227 में देखिएगा और 326 में है एडल्ट सफरेज, यहाँ पे जो है दैट इज गिविंग द पावर टू द, अगर आप कहीं पे भी किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, यू आर क्वालिफाइंग फॉर द ऑल अदर थिंग, यू विल बी एलिजिबल फॉर द राइट टू वोट। ओके, तो अगर इलेक्शन कमीशन का जो ऑब्जर्वर का पावर है, क्लियर हो रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से भी है, और जो स्पेसिफिक है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 वहां से हो है। ये लोकल न्यूज है, दैट इज फ्रॉम द तमिलनाडु, और वहां से एक न्यू पार्टी है, वहां के एक्टर है, उन्होंने स्टार्ट किया, तो वो फर्दर जब इंप्रूवमेंट होगा तो वी विल बी डिस्कसिंग। व्हाट इज द ग्लेशियर लेक्स? जो ग्लेशियर लेक्स पे कंटिन्यूअसली अभी हमारा न्यूज आ रहा है, अभी सिक्किम में 3-4 दिन पहले एक डैम था, उसको पूरा का पूरा फ्लश आउट कर दिया, दिस वाज ड्यू टू द ग्लेशियर लेक। क्या होता है ग्लेशियर लेक? ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, बताइए। ये तो नॉर्मल है ना, लेक है, ग्लेशियर लेक। ये नेचुरल फिनोमेना है कि ग्लेशियर जब पिघलेगा तो वहां पे वाटर कलेक्ट होगा, और वाटर कई तरीके से होगा। वहां पे जो मोरेन होते हैं वो अगर इकट्ठा हो जाए और उनके कारण वहां पे वाटर का एक
पूरा कलेक्शन हो जाए, दैट विल बी द लेक। ये भी होता है कि कई बार जब ग्लेशियर पिघलता है तो उसकी जो मिट्टियां होती हैं या जो भी स्टोन्स होते हैं वो जो नदी बह रही होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं और वहां पे बहुत बड़ा लेक क्रिएट होता है। और धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा होता है जब वो झटके से हटता है, जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज कभी ना कभी टूटता है, और वो ब्लॉकेज जब टूटेगा तो जो डाउन स्ट्रीम हमेशा अपर माउंटेनियस हिल पिक पे होता है, और जब ये एक जो शिफ्ट होगा तो जो नीचे के जितने भी विलेज होंगे, जितने भी सिटीज होंगे, एक काफी तेजी से फ्लड का कंडीशन बनता है और पूरे के पूरे गांव, पूरे का पूरा जो एरिया होता है वो गायब हो जाता है। तो उसके लिए अभी हमारे पास क्या था, सैटेलाइट से हम ऑब्जर्व करते रहते हैं कि कहाँ पे ग्लेशियर लेक बन रहा है और किस लेवल पे जाके वहां पे ब्रेकेज पॉइंट हो सकता है। तो उसी के लिए गवर्नमेंट जो कंटिन्यूसली अभी हमने देखा है कि जो ये आ रहा था आउटबर्स्ट, इसको ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट कहते हैं, ठीक है। वहां पे जो कंटिन्यूसली था, गवर्नमेंट एक प्रोग्राम के साथ आई है, दिस इज नोन एज द नेशनल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम। इसमें है कि प्रॉपर तरीके से जितने भी बड़े ग्लेशियर लेक है उसका हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। पहले तो सैटेलाइट से देख रहे हैं, सैटेलाइट से जाके वहां पे ऑन ग्राउंड भी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने कंडीशन तक वहां पे फ्लड का कंडीशन है, और जो नीचे के विलेज है जहां पे फ्लड का कंडीशन है उसको हम शिफ्ट करा रहे हैं। दैट इज द मेन थिंग। तो अभी तो जो फोकस है दैट इज ऑन द कलेक्शन ऑफ द डेटा, ठीक है ना। हैजार्ड का कंडीशन है, जब तक कि फ्लड आ ना जाए, डिजास्टर एंड हैजार्ड में क्या डिफरेंस होता है? डिजास्टर एंड हैजार्ड, व्हाट इज द डिफरेंस? हैजार्ड होता है कि दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिजास्टर, जो डिजास्टर के पहले जहां पे होता है कि अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रयागराज की, वहां पे कुंभ होने वाला है और 30 करोड़ लोग आने वाले हैं, तो प्रॉपर अगर ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज ये सब नहीं बने, जो जितने भी डिफरेंट एमिनिटीज हैं, तो क्या होगा ऐसे केस में? देयर इज द चांसेस ऑफ द स्टैम्पिड। तो अभी से हम तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर लेक को हम छोड़ दें और वहां पे पहले से ही न, एक तो होता है कि लेक में ऑलरेडी वाटर फिलअप हो रहा है, एक हम कहीं से कहीं रास्ता बना के निकाल दें, किसी दूसरी जगह पे डैम बना के रिजर्वायर में कलेक्ट कर ले, अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ दें तो वो हैजार्ड होगा, क्योंकि कभी ना कभी वहां से डिजास्टर के चांसेज हैं। तो यही है कि यहाँ पे मिटिगेशन, मिटिगेशन का मतलब यू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिजास्टर, दैट इज नोन एज द मिटिगेशन। होता है ना, जैसे क्लाइमेट चेंज के कारण अभी क्या हो रहा है, चीजें शिफ्ट हो रही हैं, जो सीजन है शिफ्ट हो रहा है, जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। तो मिटिगेशन में हम क्या करेंगे कि उसी के अनुसार हम अपना क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज कर ले। अगर जुलाई के मंथ में जो करते थे, जून से अगर जुलाई में शिफ्ट हो रहा है मानसून का, तो हम जो अगर राइस का कल्टीवेशन जून में करते थे, वी विल बी शिफ्टिंग इनटू द जुलाई। होगा यही ना मिटिगेशन। दैट इज द मेन थिंग, वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी एंड द चांसेज ऑफ द हैजार्ड। जो होता है ना कि वल्नरेबिलिटी होती है कि कितना ज्यादा उसका खतरा है, उसको हम कम करते हैं। क्लियर हो रहा है? ये ग्लेशियर लेक क्लियर है? व्हाट इज द ग्लेशियर लेक? दैट इज द नेचुरल एंड दैट इज इंक्रीजिंग ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज एज वेल एज द ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, क्योंकि हम जाके रोड बना रहे हैं, वहां होटल बना रहे हैं, उसके कारण भी जो नेचुरल पार्ट था उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, और जो चीजें नेचुरली फ्लो हो जाती थी अब वो इकट्ठा हो रही है, कल को वहां पे फ्लड कंडीशन क्रिएट होगा। नेक्स्ट न्यूज इज विद रिस्पेक्ट टू द एक नया मैकेनिज्म गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है। अगेन यहाँ पे हम डेटा इकट्ठा करेंगे फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द जो हमारा सीजनल पैटर्न है, ताकि हम जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉपर रूप से बता सके कि कब बारिश का कंडीशन है, कब आपको डिफरेंट तरीके के जितने भी आपका क्रॉप है वो आप कर सके। उससे कहीं ना कहीं हमारा जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं सेम वहाँ पे एसोसिएटेड है। मेन चीज यहाँ पे है कि जो अभी हमारा बजट था उसमें हमने कहा था कि हम डिजिटल क्रॉप सर्वे कराएंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बजट में इस बार क्लियर कट बोला है कि अब हम जितना भी ये क्रॉप का है दैट विल बी द डिजिटल सर्वे। एंड डिजिटल सर्वे से क्या होगा? एक्यूरेसी बढ़ जाएगी ना। डिजिटल सर्वे आप वही चीजों को आप ऐसे काउंट करते हैं, गुना भाग करते हैं और कैलकुलेटर का यूज करेंगे, तो कहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ेगी? व्हेन यू विल बी यूजिंग द कैलकुलेटर। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी और एआई टेक्नोलॉजी का जब हम यूज करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं वी आर इंक्रीजिंग द ओवरऑल एक्यूरेसी एंड बाय दैट वी आर गोइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी भी तो बढ़ेगा, दैट इज द मेन थिंग।
यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम यूज कर रहे हैं, जियो स्पेशियल एनालिसिस। जियो स्पेशियल एनालिसिस में क्या करेंगे, सैटेलाइट से हम डिफरेंट एरिया का कहाँ पे क्या कैसे हम कर सकते हैं खेती, उसको भी कर रहे हैं। जैसे होता है कि जैसे आपको इरिगेशन करना है, तो इरिगेशन का आपका खेत का जो होता है, जो फील्ड का होता है, लेयर सामान थोड़ी होता है। कहीं पे कहीं आपको ज्यादा इरिगेशन की जरूरत होती है वाटर की, कहीं पे कम जरूरत होती है, वो भी तो देयर इज द डिफरेंस इन द ग्राउंड लेवल एज वेल। तो वहां पे ऑल दिस विल बी रिजॉल्व बाय द दिस डिजिटल सर्वे एंड द यूज ऑफ द एआई। नेक्स्ट न्यूज जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो डेथ हो रहा है ड्यू टू द हीट स्ट्रोक। अभी आप देखिएगा हीट स्ट्रोक जब मई जून का महीना था, हम उससे रिलेटेड काफी केसेस कर रहे थे, पढ़ रहे थे। लेकिन अभी जो एनालिसिस हमारे पास आ रही है, हीट स्ट्रोक के कारण जितना डेथ लेवल है वो कहीं ना कहीं रियल एंड करेक्ट नहीं, एक्यूरेट नहीं आ पा रहा है। क्योंकि पहली बात कि जो हीट स्ट्रोक से जितने भी डेथ होते हैं वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होते हैं कि अदर डिजीज से। जैसे हीट स्ट्रोक के कारण आपको हार्ट अटैक आएगा, तो आपको जो डेथ डिक्लेयर करेंगे दैट विल बी ड्यू टू द हार्ट अटैक। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हीट स्ट्रोक से अभी नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं, लेकिन जो डेटा आ रहा है इक्यूरेट नहीं आ रहा है। दूसरी चीजें ये है कि जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल का, वो अभी भी एज पर द हीट स्ट्रोक का जो नीड है दैट इज नॉट देयर। जो हमें हीट स्ट्रोक लगता है उसके बाद हमें क्या होता है, नेचुरल रूप से पसीना है और वो बाहर निकले, जो हमारा हीट कंजर्व हुआ है शरीर में। आप कहीं भी हॉस्पिटल में जाएंगे ये प्रोविजन नहीं है। इज इट क्लियर? ये क्लियर हो रहा है कि हीट स्ट्रोक का क्या इंपैक्ट आ रहा है। नंबर ऑफ डेथ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसका जो कलेक्शन है दैट इज नॉट एक्यूरेट। दूसरी चीज ये है कि प्रिपेयरनेस ऑफ द हॉस्पिटल इज नॉट एज पर द जो नंबर ऑफ हीट स्ट्रोक इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज जो काफी डिटेल में दिया है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो। कितने तरीके ये वैक्सीनेशन हो सकते हैं? व्हाट इज द वैक्सीनेशन? वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन इज ए टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसे कि क्या होता है नॉर्मल प्रोसेस में, डिजीज कैसे होता है, जैसे वी आर एक्सपोज टू द डिफरेंट बैक्टीरिया, वायरस एंड पैथोजिन, वो हमारे शरीर में इंटर करते हैं। एक नेचुरल हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, वो पहले फाइट करता है। अगर वायरस जीत गया तो आप बीमार हो जाएंगे, अगर आपका एंटीबॉडी जीत गया तो आप स्वस्थ रहेंगे, यू विल बी हेल्दी। ओके, मीनिंग ए टाइम्स नॉर्मल जो होता है कि जो सदियों से हमारा किसी चीज को हम फेस कर रहे हैं, जैसे मच्छर काट रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ हमारा एंटीबॉडीज डेवलप कर लेता है। लेकिन कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो अभी नया पैथोजिन आया, जैसे अभी कोविड-19 था, जीका वायरस है, देयर आर द डिफरेंट अदर सच वायरसेस दैट आर इवॉल्विंग। वायरस भी इवॉल्व करता रहता है, तो उसी अनुसार जो डिजीज है वो भी चेंज होते रहते हैं। तो अभी अगर कोई न्यू वायरस का एंट्री होता है और आपका शरीर उतना इवॉल्व नहीं हुआ है, एंटीबॉडीज इवॉल्व नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं द चांसेज ऑफ द इम्पैक्ट डिजीज हो ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वैक्सीन कई तरीके के होते हैं। जो मेन दो तरीके के होते हैं, एक होता है कि हम जो लाइव वायरस को क्या कहते हैं पकड़ के उसको पहले मार देते हैं और तब आपको इंजेक्ट कराते हैं, पहला ये सिस्टम होता है। दूसरा होता है कि लाइव वायरस को हम क्या करते हैं, वीक कर देते हैं और वो जिंदा ही रहेगा, उसको इंजेक्ट करते हैं आपके शरीर में। ठीक है, जो आप मार के इंजेक्ट करते हैं उसका फायदा ये होता है कि आपको उसका साइड इफेक्ट बहुत कम होगा, क्योंकि दैट इज नॉट लाइव। लेकिन उसका जो इंपैक्ट होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है एज कंपेयर टू द लाइव वायरस। लाइव वायरस का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है इजी होता है। जैसे आप पोलियो का क्या है, डायरेक्ट ड्रॉप मुंह में डाल दिया, दैट इज द दो बूंद जिंदगी के लिए आपने पढ़ा होगा। लेकिन जो ये होता है कि आप पहले उसको इनएक्टिवेटेड करते हैं, जिसको मार के आप इंजेक्ट करते हैं, यू नीड एडमिनिस्टर बाय द इंजेक्शन, और उसका प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप देखिएगा पोलियो का कोई भी जाके टीचर सूचर्स किसी को भी भेज के वो हम करवा देते हैं उसका। लेकिन ये जो वीक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है उसके लिए प्रॉपर हमें हेल्थ सर्विस की जरूरत होती है, दैट इज द मेन थिंग प्लीज। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये चीजें। लेकिन जो लाइव वायरस होता है उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम देखते हैं पोलियो में, आप देखिएगा कि पोलियो में जो वायरस को हम कमजोर करते हैं, कई बार वो इवॉल्व होकर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो एंटीबॉडीज को ही हरा देता है। मेन वैक्सीन क्यों हम कर रहे हैं, वैक्सीन इंजेक्ट करने के क्या रीजन है कि जो एंटीबॉडीज है उसको हम प्रैक्टिस करा के स्ट्रांग बनाए, यही है ना।
जैसे आप पहले किसी को युद्ध करना सिखा रहे हैं तो आप लकड़ी के तलवार देते हैं कि लकड़ी से ही करेगा, पहले आपको खतरा नहीं होगा, मारेगा भी तो भी आपका नहीं होगा, कुछ इंजरी नहीं होगी। दैट इज द मेन थिंग। क्लियर हो रहा है ये? लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये चले कि लकड़ी का ही इतना स्ट्रांग हो गया कि इंजरीज हो जा रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, जो ये लाइव वैक्सीनेटेड जो डिराइव्ड पोलियो है, इसमें हो रहा है कि किसी का इम्यून सिस्टम अगर वीक है तो क्या होगा, उसको वो निगेटिव इंपैक्ट कर जाएगा, उसी को बीमारी हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? दूसरी चीज है कि जब आप लाइव वैक्सीन देते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके टोटल जो सिस्टम होता है, बॉडी सिस्टम है, उससे मिलता है। थ्रू योर यूरिन एंड योर डेफिकेट एक्सक्रीटा वो बाहर आता है, और कहीं ना कहीं जो ड्रेनेज सिस्टम है उससे कनेक्ट होगा। फिर ड्रेनेज सिस्टम से वो रिवर में जाएगा, और रिवर से अगर वो वाटर कोई कंज्यूम कर रहा है तो उसमें भी फैलने के चांसेस होते हैं। ये सिस्टम समझ में आ रहा है? क्यों आपके बॉडी में गया, बॉडी से बाहर आया, बॉडी से ड्रेनेज सिस्टम में गया, ड्रेनेज सिस्टम से आपके वाटर बॉडीज में गया। वाटर बॉडीज को अगर किसी ने कंज्यूम किया, होता है ना कई बार नदियों का पानी हम उतना ज्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं करते, बहुत लोग डायरेक्ट नदी का पानी पीते हैं, वहां से आपके बॉडी में एंटर किया। और कहीं ना कहीं अगर जिसका इम्यून सिस्टम है और वो जो लाइव वायरस है वो इतना इवॉल्व करके स्ट्रांग हो जाता है कि जिसका बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम है उसको तो नहीं इम्पैक्ट करेगा, लेकिन जिसका वीक है उसको इम्पैक्ट करेगा। ये चीजें क्लियर हो रही हैं? जो अभी मेघालय में केस आया है, दैट इज ड्यू टू द दिस टाइप ऑफ द वायरस। वो वायरस वाइल्ड में नहीं था, नेचुरल रूप से नहीं था, वो जो हम वैक्सीन दे रहे हैं वही वाला वैक्सीनेटेड जो वायरस है वो स्ट्रांग होके अब उसका इंपैक्ट हो रहा है। जो अभी केस आया, जैसे इंडिया में हमने पोलियो को इरेडिकेट कर दिया था, 2014 में हमने डिक्लेयर किया था, 2011 में लास्ट केस इंडिया में आया था, कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखा होगा 2011-12 में इंडिया में लास्ट केस था, 2014 तक आके हमने डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया में वायरस जो पोलियो का है वी हैव इरेडिकेटेड। हाँ, यहाँ पे आगे करेंगे ना कि क्या है, कैसे ये दोबारा है, ये केस दोबारा आया है। अब आगे वाला एक आर्टिकल पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि अब हम कह रहे हैं कि लाइव वायरस जो जब हम ओरल वायरस है उस ओरल ये वैक्सीन उसकी जगह पे हम जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है उसको देना स्टार्ट करें। ये चीजें क्लियर हो रही हैं? क्यों इनएक्टिवेटेड देना चाहते हैं? क्योंकि अभी तो इरेडिकेट कर दिया हमने, अब तो हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइव वायरस देंगे तो उसके इवॉल्व करने का और उसका जो इम्पैक्ट है वो डिजीज फैलने का, पोलियो फैलने का, वो ज्यादा है। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि क्या है ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट, कैसे हो रहा है? वाइल्ड में नहीं है, वाइल्ड ऑलरेडी वी हैव इरेडिकेटेड, वी हैव डिक्लेयर्ड दैट द वाइल्ड वायरस जितना भी है दैट है, वाइल्ड का मतलब जो नेचुरल रूप से आपका मिल जाएगा इन्वायरमेंट में। सिर्फ कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में बचा था, अभी एक दो अफ्रीकन कंट्रीज वहीं पे बचा था, लेकिन अब ये केसेस हम देख रहे हैं कि गाजा में भी मिलने को मिला है, और परसों की ही बात है इंडिया का मेघालय में मिला है। हम लोग ये पढ़ रहे थे, मेघालय को पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा था मेघालय में? 3 चीजें हमने खासकर पढ़ी थी। मैट्रिलिनियल सिस्टम है वहां पे, ट्राइबल है, और वहां का 3 जो माउंटेन गारो, खासी, जयंतिया, और ये तीनों 3 ट्राइब के नाम पे है, गारो ट्राइब, खासी ट्राइब एंड जयंतिया ट्राइब। ये तीनों ट्राइब में मैट्रिलिनियल है कि शादी के बाद द मेल मेंबर विल बी शिफ्टिंग टूवर्ड्स द फीमेल के घर पे जाते हैं, दैट इज द थिंग। ओके, अभी क्लियर हो रहा है ये थोड़ा सा। अब बायो में आपको और अच्छे से डिफरेंट टाइप ऑफ द वैक्सीन, डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन एक बार मैं दिखाई देता हूँ। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द वैक्सीन जो हम लाइव जिंदा ही देते हैं, दैट इज द लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। दूसरा होता है कि इनएक्टिवेटेड, जो उसको मार देते हैं वायरस को, तब देते हैं। तीसरा होता है सब यूनिट, जैसे प्रोटीन का ही, जैसे होता है ना, देयर इज द आपका जो है सेल्स है, सेल्स के अंदर में आप अंदर जाएगा तो जीन होगा, जीन के नीचे जाइएगा तो डीएनए होगा, दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उसके बाद जाइएगा तो केमिकल्स होता है, 4 टाइप के केमिकल्स हैं, ये सब पढ़ा होगा आपने बायो में। तो जो केमिकल लेवल पे होता है, आप प्रोटीन निकालते हैं और उसको आप इंजेक्ट करते हैं, उसमें भी तो कुछ ना कुछ उसके इम्पैक्ट होंगे, कहीं ना कहीं वो इवॉल्व करेगा, तो वो होगा सब यूनिट एंड कंजुगेट। कंजुगेट को क्या करते हैं, एंटीजीन को ही आपस में मिला के उसका उनके प्रोटीन को मिला के वी एडमिनिस्टर। तीसरी चीज होता है डीएनए आरएनए का यूज करते हैं, जो डीएनए का है और या आरएनए है उसको हम थोड़ा सा चेंज करके दैट वी विल बी एडमिनिस्टरिंग।
वैक्सीन का दो जो प्राइम तरीका होता है, टाइप्स क्या होता है, एक्टिव एंड पैसिव. व्हाट इज द एक्टिव? आपके बॉडी के अंदर से ही डायरेक्ट वो रिएक्ट करके बने, एक्टिव यही होगा ना. इन पैसिव क्या होगा? मदर मिल्क. मदर मिल्क इज द पैसिव. वो आपको बाहर से दिया जाता है, सांप काट देता है, फिर आपको तुरंत दिया जाता है ना एक एंटीडोट्स उसके जहर को कम करने के लिए. दैट इज द पैसिव. बाहर से आपको एडमिनिस्टर करते हैं, दैट इज द पैसिव. ये होता है एक्टिव एंड द पैसिव. ये सब बायो में यू विल बी स्टडिंग इन ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा क्लियरिटी होना चाहिए कि साफ समझ में नहीं है. तो इतना तो समझ में आ रहा है ना कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ. अभी तो आपको फोकस करना है क्योंकि ये न्यूज में है, क्योंकि ये पोलियो में दो तरीके से दिया जाता है. एक्टिवेटेड, एट्यूनेटेड है क्योंकि यहाँ पे लाइव है, और इनएक्टिवेटेड किल्ड वायरस यहाँ पे डेड वाला वायरस को एडमिनिस्टर करते हैं. ईजी कौन होता है एडमिनिस्टर करना? इनएक्टिवेटेड ईजी नहीं होता, ये तो इंजेक्शन के थ्रू देते हैं. ये वाला होता है ना, ये इजी भी होता है और इफेक्टिव भी होता है, लेकिन खतरा भी ज्यादा होता है क्योंकि वो हल्का सा जिंदा है ना, आपने पूरा नहीं मारा है. सांप को मार रहे हैं, अगर हल्का जिंदा छोड़ दिया तो फिर भी काटेगा. काटेगा कि नहीं काटेगा? यहाँ पे आप सांप को हल्का सा जिंदा छोड़ रहे हैं, यहाँ पे आप सांप को पूरा मार रहे हैं. लेकिन ये टफ है, इसको आप केमिकल भी यूज होता है तो आपको इंजेक्शन से देंगे, तो इसके लिए हेल्थ वर्कर को भेजना पड़ता है, इसमें खर्चा ज्यादा आता है. हर कंट्रीज आप देखिएगा दो बूथ जिंदगी के लिए हमेशा दैट इज गोइंग फॉर द लाइव एट्यूनेटेड. दो ड्रॉप मुंह में डालना होता है बच्चे का. कोई भी होते हैं टीचर्स जैसे प्राइमरी स्कूल को, उनको दिया जाता है काम करने के लिए, या किसी को भी दिया जाता है. स्पेशल आपको हेल्थ या कोई आपको मेडिसिन या कोई कोर्स नहीं करना पड़ता है. इजी है ना? क्लियर हो रहा है ये चीजें? आगे बढ़े. व्हाट इज द वर्क? अभी वर्क बिल को लेकर काफी डिबेट चल रहा है. व्हाट इज द वर्क? ये हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे. वर्क पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है, उसको लेके काफी डिबेट हो रहा है. ऑलरेडी एक्ट है, ऑलरेडी वर्क इज ए लैंड, द लैंड दैट इज इन द चैरिटी दैट इज गिवन बाय द मुस्लिम फॉर द चैरिटी पर्पज होता है ना, दैट इज ओनली यूज फॉर द पब्लिक वेलफेयर. या तो इसमें स्कूल बनाएंगे, कोई हॉस्पिटल बना दिया, या तो they were using in a such a manner that always donation will come for the public interest. क्लियर हो रहा है? वक्त पर एक लैंड है, उसको इसको इतना ज्यादा है लैंड का जो ये कि इसके लिए ऑलरेडी एक्ट था कि प्रॉपर तरीके से एक बोर्ड होना चाहिए और वो बोर्ड एडमिनिस्ट्रेट करता था. लेकिन गवर्नमेंट अभी क्या की है कि नया बिल लाई है, इसमें ये होता था वर्क्स वाज ए रिलीजियस लैंड. तो जो बोर्ड मेंबर होते थे हमेशा उस कम्युनिटी के होते थे, मुस्लिम कम्युनिटी के होते थे. लेकिन गवर्नमेंट ने अभी इसको थोड़ा सा और मॉडर्नाइज करने के लिए इन्होंने कहा कि नॉन मुस्लिम भी आएंगे. और दूसरी चीज है कि पहले वीमेन्स का कोई उसमें पार्टिसिपेशन नहीं था, दो वीमेन बॉडी को पर्सन को उस बोर्ड में पार्ट करने के लिए मैंडेटरी कर दिया है. ओके, नॉन मुस्लिम एंड द वीमेन दे हैव बीन द मेड द मैंडेटरी इनटू द बोर्ड. वक्फ लैंड है और उस लैंड को मैनेज करने के लिए, क्योंकि अब लैंड बहुत ज्यादा है, मानिए 100 लोगों ने लैंड दान में दे दिया, तो उसको मैनेजमेंट कौन करेगा? कोई ना कोई बॉडी होनी चाहिए. उस पे मानिए सब पे ऐसा नहीं है कि उस पे आप कोई मस्जिद वो जहाँ पढ़ाई होता है, व्हाट इज द प्लेस, मदरसा, या आप उस पे हॉस्पिटल बना रहे हैं, ठीक है ये तो कर रहे हैं. लेकिन कई बार क्या होता है वक्फ की जमीन को किराए पे भी देख के और उसका यूज गरीब लोगों के, जैसे किसी लड़की का शादी करवाना है गरीब लड़की का, उसमें करते हैं, या डिफरेंट चैरिटेबल पर्पज, किसी का तबीयत खराब है उसको हेल्प कर दिया, ऐसे भी होता है. उसका प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए बोर्ड ऑलरेडी था, लेकिन वो बोर्ड को गवर्नमेंट कह रही है कि अभी उतना ज्यादा एक तरीके से बैलेंस नहीं है. तो उन्होंने कहा कि नॉन मुस्लिम भी इसके पार्ट होंगे और कहीं ना कहीं वीमेन्स भी पार्ट होंगे. तो डिबेट क्या होगा? आप कॉमन सी बात है, आप नॉन मुस्लिम को यूज करेंगे तो जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कहेंगे कि दिस इज नॉट फेयर. अब डिबेट ये हो रहा है कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं कि जितना मंदिर का आप ट्रस्ट बनाते हैं उसमें तब मुस्लिम और भी लोगों को इंट्रोड्यूस कीजिए, जितना भी आप चर्च में मैनेजमेंट के लिए बनाते हैं उसमें आप इंट्रोड्यूस कीजिए. तो इसको लेके काफी डिबेट चल रहा है. कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा है क्योंकि प्रोग्रेसिव है, डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ पीपल रहेंगे, वीमेंस होंगे, तो कहीं ना कहीं उस पर डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा. ठीक है,
ये इस चीज को लेके काफी डिबेट चल रहा है, दैट इज द मेन थिंग। दूसरी चीज है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को काफी इसमें पावर दे दिया गया है, वो डिसाइड करेगा। तीसरी चीज ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जितने भी वक्फ लैंड है उसका हमेशा सर्वे करा के डेटा इकट्ठा करेगी कि कौन सी चीजें किसको जा रही हैं। ऑलरेडी पहले वक्फ लैंड का सर्वे होता था लेकिन वो रेगुलर नहीं था, अब इसको रेगुलर करने की बात हो रही है। दैट इज द मेन प्रोविजन ऑफ दिस बिल। क्लियर हो रहा है क्या डिबेट चल रहा है, क्यों डिबेट चल रहा है, और क्या इस पे इंपैक्ट आ रहा है? डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑलरेडी कुरान में मेंशन है, जैसे 4 चीजें कुरान में मेन है, उसमें एक है चैरिटी भी आपको करना चाहिए, ठीक है, तो वो चीजें यहां पे दी हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू कवर इज द, कल अभी ब्लास्ट हुआ है एक फैक्ट्री में, उसको लेके है, तो वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में था। व्हाट इज द स्पेशल इकोनॉमिक जोन? कहां पे हुआ था? कल हम लोग पढ़े थे, आप लोग बताइए कल तो किस जगह पे हुआ है ये इनका सही है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज ए सेपरेट एरिया, और भी उसके फीचर होते हैं, लेकिन एक बात आप लोग बता दीजिए, व्हाट आर द प्लेस वेयर दिस हैज बीन हैपन? कल पढ़ा था, अच्छा कल लाइन यू आंध्र प्रदेश में हुआ, पीसीएस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अनाक्कापल्ली डिस्ट्रिक्ट है, हाँ द फार्मर, ये डिस्ट्रिक्ट आप देख लीजिएगा, पीसीएस में ये पूछ सकता है कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, दैट इज द जो इकोनॉमिक, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, वहां पे मेन थिंग होता है वहां की जितनी भी पॉलिसी होती है उस टेरिटरी को ऐसा हम ट्रीट करते हैं कि वो फॉरेन टेरिटरी है, उस पे हम जितनी भी ड्यूटीज टैक्सेशन होता है वो काफी एक तरीके से हम इंसेंटिवाइज करके लगाते हैं, काफी कम होता है, उसको ऐसा करते हैं कि दैट इज द सेपरेट लैंड। और मेन पर्पज ये होता है कि वी हैव टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट। किसी भी देश का तभी वो डेवलप होगा जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, अगर इंटरनली सब कुछ हो रहा है तो देयर विल बी द ऑलवेज द लैक ऑफ द इंसेंटिव, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा उतना नहीं जनरेट होगा। यूरोप क्यों इतना स्ट्रांग है, यूएस को स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं वो एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं उनका ज्यादा है, एक्सपोर्ट करेंगे सामान बेचेंगे पैसे ज्यादा आएंगे, और कहीं ना कहीं रिसोर्स रिच होगा वो कंट्री। हमारा हर जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट लेके आई थी, खासकर ये चाइना में स्टार्ट हुआ था, इंडिया ने भी कहा कि हम भी बनाएंगे, लेकिन इसमें कई चीजें हैं जहां पे अभी भी उतना इफेक्टिव नहीं है इंडिया में। हम बना तो देते हैं लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाते हैं। आपने सिर्फ जोन बना दिया, लेकिन अगर आप किसी जोन को डेवलप करना चाहते हैं फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यू हैव टू प्रोवाइड अ डिफरेंट एरिया, लाइक कि वहां पे जो वाटर का नीड होगा, या वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ द जो कनेक्टिव अदर इंडस्ट्री होती है। जैसे एक कार की कंपनी आप बना रहे हैं तो कार में बहुत सी चीजें लगती है ना, टायर लगता है और भी चीजें लगती हैं, तो वो जो कनेक्टिंग इंडस्ट्री होती है वो भी आप डेवलप करने की वहां पे उस तरीके का इन्वायरमेंट बनाए। तीसरी चीज है कि जो हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ द लॉज है, अभी भी लॉ को हमने सिंप्लीफाई नहीं किया। भले गवर्नमेंट कह रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज नॉट अचीव्ड ऑन द ग्राउंड। आप अभी भी चले जाइए, कई बार मैंने एग्जांपल दिया कि इलेक्ट्रिसिटी का आप कनेक्शन लेने जाइए फॉर ए इंडस्ट्री, आपको लॉट ऑफ हर्डल फेस करने को मिलेगा। आपके पास 10 तरीके के इंस्पेक्शन ऑफिसर आ जाएंगे यहाँ पे कि ये इस चीज का इंस्पेक्शन करना है, उस चीज का इंस्पेक्शन करना है। यू बिजनेसेस कहीं ना कहीं इस सब चीजों में परेशान रहती है। तो ईज ऑफ डूइंग की जो बात हो रही है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी इश्यू बना है। दैट इज द मेन थिंग। समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक्स की जब क्लास लगेगी ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन काफी डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी हम ब्लास्ट हुआ है, फार्मा की कंपनी थी, फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। ये क्यों न्यूज में? कुस्क, दिस इज द एरिया। कहां पे है ये एरिया? अभी 1-2 दिन से न्यूज में है, यूक्रेन में नहीं है, रशिया में है। यूक्रेन ने यहाँ पे अटैक किया है, यहाँ पे काफी रशियन कैजुअलिटी हुई है, ठीक है। ये यूक्रेन ने इस पे अटैक किया है, रशिया में है। अभी तक रशिया लीड कर रहा था, सडन अटैक हुआ है यहाँ पे, तो चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। अभी रशिया डोमिनेट कर रहा था, लेकिन इस अटैक के बाद कहीं ना कहीं अब यूक्रेन भी इक्वल फुटिंग पे आ रहा है। दैट इज द मेन थिंग, इसीलिए ये न्यूज में है, ठीक है। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अदर एरिया। ये सब जितने भी न्यूज में है, डोंस्टेक, ये सब चीजें आप लोकेट करते रहिएगा, मैप में पूछ सकता है। ये यूपीएससी का प्रीलिम्स में या पीसीएस के भी प्रीलिम्स में ये पर्टिकुलर लोकेशन पूछेगा और यहाँ से क्या चीजें फेमस है। जैसे डोंस्टेक है, ये ना
यहाँ पे माइनिंग के लिए बहुत फेमस है। किस चीज का माइनिंग? आयरन के लिए काफी फेमस है डोमेस्टिक। ओ आयरन, आयरन के लिए काफी फेमस है। तो ये सब चीजें आपको देखते रहना है। एनसीईआरटी में भी डोमेस्टिक दिया हुआ है कि यूक्रेन में दिस एरिया इज फेमस फॉर द आयरन। ये न्यूज काफी है, तो ये अब ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जो नीड है कि नहीं है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द इंडियन स्पेस मिशंस। जो डिफरेंट मिशंस है, अभी हमने लास्ट ईयर क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन से मिशन न्यूज में थे? मोदी जी एकदम आके दिए भी थे अपना स्पीच। हम लोग सब लोग टीवी भी खोल के बैठे थे हम लोग। मोदी जी किसके लिए आए थे? चंद्रयान के लिए आए थे। चांद पे हम लोग लैंडर जो कर रहे हैं, विक्रम लैंडर, उसके लिए यही था ना, काफी पूरे दिन न्यूज पे चला था। दैट इज द मेन थिंग। फिर हमारा क्या क्या एम था? गगनयान के बाद आदित्य L1 मिशन। व्हाट इज आदित्य L1 मिशन? आदित्य L1 मिशन क्या है? L1 किस लिए है? व्हाट इज द लैग्रेंजियन पॉइंट? चलिए आप लोगों को मैं बताता हूँ लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होता है। जैसे मेन ये मैं पेन ऊपर फेंकू नीचे आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर जितने भी सेलेस्टियल बॉडी हैं उनके ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं। थिंक अबाउट दैट इज द टू ग्रेविटेशनल बॉडीज। यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे कोई दूसरा है सेलेस्टियल बॉडी। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसको ये खींचेगा और ये अपने तरफ लगाएगा। जिसका पावर ज्यादा होगा वहां पे ये फॉल करेगा, यही होता है ना। लेकिन कोई कोई ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ये एक दूसरे का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं उसको कैंसल आउट कर देते हैं। वहां पे जो ओवरऑल ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? दैट इज द लैग्रेंजियन पॉइंट। किसी भी सेलेस्टियल बॉडी, चीजें समझ में आ रही हैं? यहाँ पे 3 बॉडी सिस्टम है, एक ये बड़ा बॉडी, एक ये बड़ा बॉडी और एक छोटा बॉडी। जैसे मैं जाऊं स्पेस में और वहां पे अर्थ एंड मून के बीच में कोई ना कोई जगह होगा ना जहां पे कैंसिल आउट कर रहे होंगे। सन भी एक बड़ा सेलेस्टियल बॉडी है, अर्थ भी बॉडी है, इनके बीच में कोई ना कोई पॉइंट होगा। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा सिस्टम आएगा, वो पॉइंट आएगा जहां पे देयर विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी कैंसलिंग आउट। वहां पे अगर किसी चीज को हम रख दें, नॉर्मली ऐसे हम करते हैं तो कुछ ना कुछ सेंटीपीटल फोर्स ये सब लगाना पड़ता है, होता है। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लगाना पड़ेगा दैट विल बी मिनिमम, क्योंकि कोई फोर्स तो लग ही नहीं रहा है, 0 आउट कर रहा है ना। तो वहां पे जो स्टेबिलिटी होगी ज्यादा होगी, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसको बैलेंस नहीं करना पड़ रहा है। ऐसे में ऑब्जर्वेशन इजी हो जाता है। इसीलिए हम डिफरेंट पॉइंट्स है जहां पे लैग्रेंजियन पॉइंट है। ठीक है, जैसे ये 5 लैग्रेंजियन पॉइंट दिख रहे हैं, अर्थ एंड ये सन के बीच का सिस्टम है। अब L1 है वो यहाँ पे है, L1 यहाँ पे है। इससे ये फायदा हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारा है ऑब्जर्वेशन दैट विल बी इजी, इसी पे हम रख रहे हैं। ये पॉइंट है वो उतना छोटा नहीं है जितना दिख रहा है, उस पर कई सैटेलाइट आ सकते हैं। मैंने एक दिन दिखाया था ना, इंडिया बॉर्डर, इंडिया चाइना का बॉर्डर ऐसे आपको मैप में छोटा दिखता है, जब आप जमीन पे जाएंगे तो 8 किलोमीटर लंबा है। और लड़ाई इसी बात को लेके है कि इस पॉइंट से माना जाए कि उस पॉइंट से माना जाए। तो पॉइंट होता है, उस पर बहुत से ऑलरेडी सैटेलाइट्स आ जाते हैं। L1 पॉइंट पे ऑलरेडी नासा का एक सैटेलाइट है, उसका नाम है ओसो। ओसो इज ऑलरेडी देयर, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इस पॉइंट पे ऑलरेडी देयर इज ए, कहीं होगा इसमें, यस, नासा का ओशो, सोहो, सॉरी सोहो है। ओके, दिस इज द सोलर एंड द हेलियोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी। सोहो इज ऑलरेडी देयर। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ओशो द फिलोसफर, बात बात उनका इम्पैक्ट, हाँ, सोहो, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है? ये L1 है लैग्रेंजियन पॉइंट, इसका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रहिएगा। जो नेक्स्ट हमारा मिशन है दैट वी आर गोइंग फॉर द गगनयान। गगनयान के लिए ऑलरेडी व्हाट वी आर प्लानिंग कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे और दे विल बी स्पेंडिंग सम टाइम इनटू द स्पेस। ऑलरेडी हमारे 4 नाम फाइनलाइज किया गया है। व्हाट आर द 4 नेम्स? दिस इज द
शुभांशु शुक्ला कैप्टन, प्रसाद नायर, अजीत कृष्णन एंड अंगद प्रताप। पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नाम आप याद रखिएगा, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ऑलरेडी जो है शुभांशु शुक्ला एंड जो नायर है प्रसाद नायर, इनको नासा का एक यूएस का प्राइवेट कंपनी है वो स्पेस मिशन के लिए ऑलरेडी ट्रेनिंग दे रहा है। ये चीजें हो रही है क्लियर। एक चीज और इंपॉर्टेंट आ रहा है यहां पे, इन स्पेस। व्हाट इज द इन स्पेस? इंडिया का अभी तक इसरो था, स्पेस सेक्टर था, वो टोटली प्राइवेट सेक्टर था। 100% गवर्नमेंट का कंट्रोल था, गवर्नमेंट की ही बॉडी थी इसरो, लेकिन धीरे धीरे यस अभी तक जैसे प्राइवेट प्लेयर का कोई रोल नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट का एक कैपेसिटी का होता है कि एक होता है ना कि एक दे हैव द कैपेसिटी, आफ्टर दैट देयर इज नीड फॉर द प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट को हॉस्पिटल बनवाना, स्कूल बनवाना है, अगर स्पेस में भी सारा काम यही करे तो जो हमारे जितने पैसे लगने हैं, जितना कैपिटल लगना है, वो खर्च नहीं कर पाते हैं। क्लियर हो रही है चीजें। अब गवर्नमेंट ने धीरे धीरे कहा कि हम इसको प्राइवेटाइज करेंगे, प्राइवेटाइज डिफरेंट लेयर पे करेंगे, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, जहां पे हम सिक्योरिटी प्रोन एरिया है, वहां पे प्राइवेट को एंट्री नहीं कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया कि सैटेलाइट दे देंगे, लेकिन जो लॉन्च पैड है उसमें उतना हम रोल नहीं दे रहे। उसको गवर्न करने के लिए हमने एक बॉडी बनाया है, उस बॉडी का नाम है इन स्पेस, ठीक है। Actually, it is for the increase the efficiency, increase the capital, increase the investment overall. थोड़ा सा हम हाथ पांव खोल दें, गवर्नमेंट से बाहर जाएं, तो लोगों में थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि उनके भी पास काफी पैसे हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया एलन मस्क, ही इज ऑलरेडी इन स्पेस विल बी देयर। हमने कई अपने जो है प्राइवेट कंपनी को अभी दिया है सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। इन स्पेस दिस इज द रेगुलेटरी बॉडी। अभी तक जो था स्पेस में टोटली कंट्रोल था फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। गवर्नमेंट को छोड़ के कोई एंट्री नहीं मार सकता था। जो भी बनाना था, सैटेलाइट बनाना हो, लॉन्च पैड बनाना हो, किसको भेजना है, क्या भेजना है, ऑल थिंग वाज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट के पास एक कैपेसिटी होती है ना, अगर गवर्नमेंट को ही सिर्फ करना पड़े, जैसे अब पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल बंद करवा दे, हम कहें कि केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, तो लोगों को दिक्कत हो जाता है ना, लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता है। गवर्नमेंट की एक कैपेसिटी है कि 2 हॉस्पिटल बना देंगे, लेकिन प्राइवेट को अगर इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वहां पे नंबर ऑफ रिसोर्सेज, नंबर ऑफ जो हमारी सर्विसेज होती है आम जनता के लिए बढ़ जाती है। नीड ऑफ द सैटेलाइट अब बढ़ रहा है, क्योंकि हम किस तरफ जा रहे हैं, डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। जो मैनुअल चीजें हैं वो नहीं हो पाएंगी, आने वाले टाइम में हर चीज डिजिटल होगा, और फॉर दैट द स्पेस टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज सैटेलाइट से हम करेंगे, तो धीरे धीरे जो रोल है प्राइवेट का अगर नहीं बढ़ा है, तो हमारी जो नीड है, जितने लॉन्च व्हीकल हमें बनाने और जितने सैटेलाइट भेजने, वी विल बी नॉट एबल टू फुलफिल दैट डिमांड। तो उसके लिए हमने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया, और उसके लिए जो रेगुलेटरी बॉडी होगी इन स्पेस होगी, दैट विल बी द रेगुलेटरी बॉडी। यहां पे दिया हुआ दैट इज द न्यू स्पेस रेगुलेटर, इन स्पेस इज द रेगुलेटर। क्लियर हो रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टूडेज न्यूज। यही मेन चीजें है। ये चीजों को हम फिर से जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस पढ़ेंगे तो सारे जितने भी ये प्रोग्राम है डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। दैट विल बी ऑल अबाउट फ्रॉम द करेंट अफेयर्स। वी विल बी कंक्लूडिंग आवर क्लास हियर, एंड जितने भी आप लोग नए हैं, तो हम लोग शाम को 8-9 बजे तक अपना ये पोस्ट करते हैं नॉर्मली आवर नोट्स ऑफ ऑल दिस थिंग। इसको सिंप्लीफाई भी करके, और जितने भी एडिशनल मटेरियल है वी विल बी प्रोवाइडिंग इन द हिंदी एंड इंग्लिश, तो यू कैन डाउनलोड। और अभी हम मेंस का भी आंसर लिखते थे, अभी 1-2 दिन से नहीं लिख रहे हैं। वी विल बी कंटिन्यू विद दैट एज वेल। और इसी के बेसिस पे सुबह हम लोग पोल करवाते हैं फॉर द प्रीलिम्स, 5 क्वेश्चन ऑन ए डेली बेसिस, तो वो यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट पोल। उसके लिए एक हमारा चैनल है, आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने किया ही है, आपने शायद नहीं किया है, तो यू कैन ज्वाइन द हाँ, तो यू कैन ज्वाइन द चैनल। वहां पे 5 क्वेश्चन दैट विल बी बेस्ड ऑन द वॉट एवर वी हैव डिस्कस फ्रॉम द टुडे। ओके, नेक्स्ट क्लास विल बी फॉर द ज्योग्राफी। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन द क्लास, यू कैन ज्वाइन द क्लास आफ्टर 10 minutes.